दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की और मजेदार वेब सीरीज लेकर आया हूं, जिसका नाम है फ्लोरिडा मैन। इस सीरीज में आपको सस्पेंस, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपने मेरे चैनल पर मर्डर माइंडफुली और क्लियो जैसी वेब सीरीज देखी है तो ये समझ लीजिए ये उनसे भी अच्छी है। आपको डेफिनेटली इसकी कहानी पसंद आएगी। इस सीरीज में आप देखेंगे एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड भाग जाती है और फिर वो उसको पकड़ने के लिए अपने खास आदमी को भेजता है, लेकिन वो आदमी तो खुद उस लड़की से प्यार कर बैठता है। फिर वो अपने बॉस से बचने के लिए इतने झूठ बोलता है कि उसके बॉस को मजबूरी में आकर अपने और बंदों को उसे ढूंढने के लिए भेजना पड़ता है। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। ये है माइक। ये एक जुआरी है। इसकी नौकरी छूट गई, दोस्त छोड़ गए और बीवी ने भी छोड़ दिया। ये इतना परेशान है कि अपनी कहानी अजनबी दोस्तों को सुना रहा है। चलो भाई, परेशान है तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। अब मैं 1 साल बाद की कहानी सुनाता हूँ। माइक एक मॉल में हथौड़ा खरीदने के लिए जाता है। फिर वो पास में खड़े गिल फ्रैंको नाम के एक आदमी को कहता है कि मुझे एक हथौड़ा खरीदना है, क्या आप मुझे गाइड कर देंगे? फिर गिल कहता है डिपेंड करता है कि आपको हथौड़ा किस काम के लिए खरीदना है। माइक कहता है मुझे किसी की टांगे तोड़नी है। फिर गिल समझ जाता है कि ये मेरी ही टांगे तोड़ने आया है, क्योंकि इसने माइक को 1 साल पहले गैम्बलर मीटिंग में भी देखा था, जब ये आप बीती घटना सुना रहा था। फिर गिल कहता है कि बॉस को कहना मैं जल्दी ही उसका पैसा लौटा दूंगा, बस 2 हफ्ते में मेरा पैसा आने वाला है। फिर माइक कहता है कि मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, तुम जैसे लोग बिना मार खाए सुधरते ही नहीं। फिर जब माइक हथौड़ा उठाता है तो गिल वहां से भागने लगता है। फिर माइक उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिल माइक पर सामान फेंकने लगता है। फिर जब वो सामान के ऊपर से छलांग लगाकर बाहर जाने की कोशिश करता है तो पैर फिसलने के कारण नीचे गिर जाता है और अनफॉर्चुनेटली उसकी लात की हड्डी टूट जाती है। फिर माइक कहता है ये मेरी गलती नहीं है, तुमने खुद अपनी टांग तोड़ी है। फिर वो रात को अपनी वाइफ से मिलने जाता है, जो कि एक पुलिस वाली है और फिलहाल माइक से अलग रहती है। फिर वो अपनी वाइफ को उसकी अंगूठी वापस करता है, जो कि इसने एक मोबाइल शॉप पर गिरवी रख दी थी। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे एक और मौका चाहिए, क्योंकि अब मैं जुआ नहीं खेलता और जुआ छोड़ने वाली मीटिंग भी अटेंड करता हूँ। फिर उसकी वाइफ कहती है कि तुम एक गैंगस्टर के लिए काम करते हो, उसका कर्ज चुकाने के लिए। माइक कहता है वो तो मेरी मजबूरी है। फिर जब उसकी वाइफ बताती है कि मैं तुम्हारे बॉस के केस पर ही काम कर रही हूँ, तो माइक कहता है तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, ये केस छोड़ दो। फिर उसकी वाइफ कहती है अपने बॉस के लिए टांगे तोड़ने से अच्छा है तुम मेरी हेल्प करो और जिंदगी में कोई अच्छा काम करो। फिर माइक कहता है मैंने कभी भी किसी की टांग नहीं तोड़ी, वो तो बस अपने आप ही टूट जाती है। मैं तुम्हारी एक शर्त पर हेल्प करूंगा, अगर तुम मेरे साथ एक रात के लिए अकड़ बकड़ बम्बे बो खेलोगी। लेकिन उसकी वाइफ कहती है तुम मुझे ऐसे नहीं पा सकते। ये है मॉस, जो कि माइक का बॉस है। इस समय ये गिल फ्रैंको को पीट रहा था, क्योंकि उसने मॉस के $2 लाख देने थे। फिर गिल मॉस को एक कॉइन देता है और कहता है कि फ्लोरिडा के पास एक जहाज डूब गया था, उसमें बहुत सारा सोना था। फिर मॉस वो सिक्का उसके मुंह में डाल देता है और कहता है कि मुझे मेरे $2 लाख चाहिए, फालतू बातों में उलझाना बंद करो। फिर वो सिक्का उसके मुंह से निकलकर वहीं पर गिर जाता है। जिस समय मॉस गिल फ्रैंको को पीट रहा था तो उसकी आवाज से परेशान होकर उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम डेली था, मॉस को आवाज लगाती है और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और तुम आज के दिन भी काम कर रहे हो। फिर वे दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं। उस समय माइक भी उनके ही साथ था। डिनर करते समय मॉस डेली को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। फिर डेली उस नेकलेस को बड़े ही ध्यान से देखती है और कहती है कि इसमें किसी लड़की का बाल लगा है, मुझे यकीन नहीं होता तुम मेरे लिए एक चोरी का नेकलेस लेकर आए हो। फिर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब उसकी गर्लफ्रेंड के जाने से मॉस की बेइज्जती खराब हो जाती है, इसलिए वो खुद उसके पीछे ना जाकर माइक को अपनी कार की चाबी देता है और कहता है जाओ और उसको मना कर लाओ। फिर माइक कार लेकर उसके पीछे जाता है और कहता है जल्दी से कार में बैठ जाओ, ये इलाका ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी कॉल गर्ल्स घूमती हैं। फिर डेली कहती है कोई बात नहीं, समझ लो एक और कॉल गर्ल आ गई। फिर जब माइक कार में बैठने की जिद करता है तो वो कहती है कि मुझे डिस्को लेकर चलो। फिर जब डिस्को में जाकर वो डांस करती है तो माइक को उससे प्यार हो जाता है। माइक उसको इस कदर देख रहा था कि डेली भी उसकी कातिल निगाहों की शिकार हो जाती है। फिर वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर माइक उसको समझा बुझाकर घर ले जाने लगता है। रास्ते में डेली कहती है कि क्या तुम जानते हो मॉस तुम्हारे बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि तुम एक ऐसे पालतू कुत्ते हो
जो उसके इशारे पर लकड़ी उठाकर लाते हो। लेकिन माइक बंदा एकदम कूल था और उसे ये बात सुनकर भी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। फिर वो माइक को अपने लिए कॉफी लाने के लिए भेजती है और जब वो कॉफी लेकर वापस आता है तो डेली कहती है क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं। माइक कहता है मैं कर्जदार हूँ। फिर डेली कहती है तुम मॉस का कर्ज कभी भी नहीं चुका पाओगे। फिर वो पूछता है कि तुम भागकर जाना कहाँ चाहती हो। डेली बताती है फ्लोरिडा। अब फ्लोरिडा का नाम सुनकर माइक बताता है कि मैं वहीं से तो भागकर आया हूँ, वो मेरा ही शहर है। फिर वो डेली को अपने बॉस के घर छोड़ देता है। फिर सुबह सुबह माइक के पास उसके बॉस का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर जब माइक उससे मिलने जाता है तो वो कहता है मुझे तुमसे डेली के बारे में बात करनी है। कल रात को तुम्हारी उससे क्या बात हुई थी। तभी माइक सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसके बॉस को पता ना चल गया हो कि उसने रात को डेली का काम बना दिया था। फिर वो अनजान बन जाता है और कहता है उसने मुझे कोई भी बात नहीं बताई। क्यों, क्या हुआ बॉस? फिर उसका बॉस कहता है वो भाग गई। मैंने आज ही उसको नई BMW गिफ्ट की थी और वो उसी गाड़ी में भाग गई। फ्लोरिडा के एक बीच के पास उसका ओवर स्पीडिंग का चालान हुआ था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और उसको वापस लेकर आओ। माइक कहता है मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। फिर उसका बॉस कहता है समझा करो यार, गर्लफ्रेंड भाग गई है मेरी, समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी। फिर माइक कहता है ठीक है, मेरे कर्ज में से $50,000 माफ कर देना। फिर उसका बॉस कहता है कि ये काम तो मैं तुमसे फ्री में करवाऊंगा। माइक कहता है फ्री में तो मैं सिर्फ वहाँ पर घूम कर आऊंगा, अगर उसको वापस लाना है तो पैसे लगेंगे। फिर उसका बॉस कहता है अगर तुम उसको ले आए तो $50,000 माफ और नहीं ला पाए तो $1,00,000 जमा हो जाएंगे। फिर माइक कहता है ठीक है, मैं फ्लोरिडा जाऊंगा लेकिन गाड़ी से नहीं जाऊंगा, फ्लाइट से जाऊंगा। फिर उसका बॉस कहता है क्यों मेरा फालतू खर्चा करवाते हो, चलो ठीक है, वहां जाकर एक सस्ती सी रेंटल कार ले लेना और हो सकता है कि वहां तुम्हें एक गन की भी जरूरत पड़े, इसलिए गन का इंतजाम खुद कर लेना। फिर माइक एयरपोर्ट पर जाकर एक गन वाला बैग उठा लेता है और उसे अपने साथ ही ले जाता है। वो गन एक पुलिस वाले की थी जो अपनी फैमिली के साथ डिज्नी वर्ल्ड घूमने आया था। फिर फ्लोरिडा पहुंचकर माइक अपने लिए एक सस्ती सी शेवरलेट बीट लेता है और पहुंच जाता है एक सस्ते से होटल में रूम लेने के लिए, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था उसे वहां पर कितने दिन लगने वाले थे। फिर वो एक सेफ्टी पिन से फायर आर्म वाला बैग खोलता है और देखता है कि उसके अंदर गन के साथ उसके मालिक का कार्ड भी पड़ा हुआ था जिसका नाम था जॉन कैचर और ये एक शेरिफ था। अब माइक को लग रहा था कि उसने ये गन चुराकर पंगा मोल ले लिया। तभी उसके फोन में उसके बॉस के मैसेज आने लगते हैं कि क्या वो तुम्हें मिल गई। फिर कुछ देर बाद माइक डेली को बीच पर ढूंढने के लिए जाता है लेकिन वो तो वहां पर थी ही नहीं। तभी उसकी नजर एक डूबती हुई लड़की पर जाती है और फिर वो उसको बचाने के लिए समुद्र की तरफ भागने लगता है। वो अपनी जान की परवाह ना किए बिना उस लड़की को पानी से बाहर निकाल लाता है, लेकिन बाहर आते ही वो लड़की हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और कहती है कि इस कमीने ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। फिर माइक वापस पानी में जाता है और उस लड़की का तामझाम लाकर उसको सौंप देता है। उस समय एक आदमी उसकी वीडियो बना रहा था, लेकिन तभी पानी में एक शार्क आती है और माइक का बनाना खा जाती है। फिर उसको सीधा हॉस्पिटल में ही होश आता है। होश में आने के बाद वो देखता है सामने उसकी बहन पैट्सी खड़ी है। उसकी बहन बताती है कि इंटरनेट पर मैंने देखा कि शार्क ने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को खा लिया है और मैंने अपनी फ्रेंड से पता लगाया कि तुम कौन से हॉस्पिटल में हो। फिर मैं तुमसे मिलने के लिए दौड़ी चली आई। शुक्र है शार्क ने तुम्हारे पांव पर ही काटा था। फिर पैट्सी अपने भाई को उसके होटल में छोड़ने जाती है और रात को डिनर पर इनवाइट करती है, लेकिन माइक कहता है मैं यहाँ एक लड़की को ढूंढने आया हूँ, बस उसका इंश्योरेंस चेक करके वापस चला जाऊंगा। फिर जब वो अपने रूम में जाता है तो उसके पास उसके बॉस की कॉल आती है। उसका बॉस कहता है कि तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया कि तुम फ्लोरिडा के ही हो। अगर मैं तुम्हारी वीडियो ना देखता तो मुझे कभी पता नहीं चलता। अब मैं समझा तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मुझे बताना ही नहीं चाहते थे कि तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है। फिर माइक फोन काट देता है। फिर कुछ देर बाद वो एक इंटरनेट कैफे में जाता है और वहां से अपने नाम का एक बिजनेस कार्ड का प्रिंट निकलवाता है। फिर वो उनमें से एक कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। उसका नाम पढ़कर पुलिस वाला कहता है क्या तुम सोनी वैलेंटाइन के बेटे हो? माइक कहता है जी हाँ, और मैं वही लड़का हूँ जिसको शार्क ने काटा था। चिंता मत करो, वहाँ नहीं काटा, मैं ठीक हूँ। फिर वो पुलिस वाले को बताता है कि मैं एक लड़की की तलाश में हूँ क्योंकि मुझे उसका इंश्योरेंस सेटल करना है। उसका नाम डेली वेस्ट है। फिर पुलिस वाला कहता है सॉरी, हमारा कंप्यूटर बहुत पुराना है, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर माइक अपना कार्ड लेकर वापस चला जाता है। फिर रात को वो अपनी बहन के घर पर जाता है। उस समय टीवी में न्यूज चल रही थी कि शहर के बीच में बना सिंक होल अब बंद होने जा रहा है। आखिरकार सरकार ने लोगों की बात मान ही ली। फिर उसका जीजा टीवी बंद कर देता है और बताता है कि मैं उसी सिंक होल के ऊपर काम कर रहा हूँ।
यूं समझ लो कि मेरे ही आदेश पर वो बंद होने वाला है। फिर माइक की भांजी पूछती है, मामा क्या अब आप बैठकर सुसु करते हैं? लेकिन उसकी माँ उसे डांट कर अंदर भेज देती है। फिर उसके जाने के बाद माइक कहता है, नहीं, मैं खड़े खड़े ही कर लेता हूँ। फिर डिनर करने के बाद दोनों बहन भाई बाहर स्विमिंग पूल के पास जाकर बातें करते हैं। पैट्सी कहती है, भाई क्या तुम्हें पता है, तुम्हें इंश्योरेंस वाली स्टोरी पर थोड़ा काम करना चाहिए। एक बच्चा भी समझ जाएगा कि तुम किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम नहीं करते। फिर वो पूछती है, तुम किस लड़की को ढूंढ रहे हो? माइक बताता है कि वो एक मुजरिम की गर्लफ्रेंड है। फिर उसकी बहन कहती है, तुम इसके लिए किसी मुजरिम का ही सहारा क्यों नहीं लेते? फिर अगले दिन माइक अपने बाप से मिलने जाता है, क्योंकि उसकी नजरों में उसका बाप ही सबसे बड़ा मुजरिम है। फिर वो अपने पापा से पूछता है, क्या ये होटल आपने खरीदा है या फिर किसी से हथियाया है? उसके पापा कहते हैं, वो आदमी कैंसर से मर गया था और मरते वक्त ये होटल मुझे दे गया। अब पता तो माइक को भी था कि उसका बाप कितना सच बोल रहा है। फिर उसके पापा कहते हैं, मैं इज्जत से रिटायर हुआ हूँ, पुलिस चीफ की पेंशन के साथ। तुम बताओ आजकल तुम क्या करते हो? क्या करने आए हो यहाँ? क्या तुम्हें पैसा चाहिए? माइक कहता है, नहीं, दरअसल मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम है डेली वेस्ट। आप ये कार्ड रख लीजिए, अगर वो मिल जाए तो मुझे बता देना। दूसरी तरफ जॉन कैचर नाम का पुलिस वाला, जो अपनी फैमिली के साथ डिज्नी वर्ल्ड जा रहा था, अपनी वाइफ को कहता है कि मैं गन के बिना कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे पास गन रखने का लाइसेंस है और ये मेरा अधिकार है। फिर वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहां से गन का जुगाड़ करने के लिए भाग जाता है। दूसरी तरफ जब माइक अपने रूम में था तो उसके पास पुलिस वाले का फोन आता है। फिर जब माइक उससे मिलने जाता है तो वो बताता है, देख भाई, मैं उसूलों का बहुत पक्का हूँ, उस लड़की को कुछ भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इंश्योरेंस वाली स्टोरी एकदम बकवास थी। फिर माइक कहता है कि मेरा बॉस उस लड़की की सेफ्टी चाहता है और यकीन मानिए मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। फिर वो पुलिस वाला माइक को उस जगह का एड्रेस बता देता है जहां पर उस लड़की ने अपनी BMW कार सेल की थी। फिर जब माइक वहां पर जाता है तो उस कार को अच्छे से चेक करता है। उस कार में उसे एक पार्किंग की स्लिप भी मिलती है और फिर वो अपने होटल जाकर उस पार्किंग के बारे में सर्च करता है और फिर उसको उस होटल का नाम पता चल जाता है। लेकिन तभी उसकी वाइफ का फोन आता है और वो पूछती है, क्या तुम्हें उस बॉडी के बारे में कुछ पता है जिसके टुकड़े सीवर में पाए गए हैं? माइक कहता है, मैं नहीं जानता। फिर उसकी वाइफ पूछती है, उस आदमी का नाम गिल फ्रैंको था, क्या तुम उसे जानते हो? फिर माइक पूछता है, वो कैसे मरा? आयरिस कहती है, गिल फ्रैंको मॉस का कर्जदार था, इसलिए शायद उसी ने उसको मरवा दिया होगा। दोस्तों, गिल फ्रैंको वही आदमी था जिसको मूवी की शुरुआत में माइक पकड़ने की कोशिश कर रहा था और भागते वक्त उसकी टांग टूट गई थी। फिर उसकी वाइफ कहती है, तुम अभी की अभी पुलिस स्टेशन आ जाओ, मैं जानती हूँ तुम गिल फ्रैंको के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होगे। लेकिन माइक कहता है, इस समय मैं फिलाडेल्फिया में नहीं हूँ, जरूरी काम से फ्लोरिडा आया हूँ, चलो मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। और ये कहकर माइक फोन काट देता है। फिर वो अपनी कार उठाता है और उस होटल के पास पहुंच जाता है जिसकी पार्किंग स्लिप उसको डेले की कार में मिली थी। फिर वो अपने लिए कॉफी लेने के लिए वहां पर बनी मार्केट में चला जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर डेली पर पड़ती है जो अभी अभी कहीं से होटल में आई थी। फिर उसको अपनी पहली मुलाकात याद आने लगती है। फिर होश में आने के बाद वो अपने बॉस के पास फोन करता है और पूछता है, क्या तुमने गिल फ्रैंको को मार दिया? उसका बॉस कहता है, तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? माइक कहता है, क्योंकि जब मैं उसको तुम्हारे पास लेकर आया तो तुमने मुझे कहा था कि तुम उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। फिर उसका बॉस कहता है, क्या हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था कि मैं उसको कुछ नहीं कह सकता? तुमको जो करने भेजा है वो करो, मैंने किसी का खून नहीं किया। फिर माइक कहता है, मैं एक शर्त पर डेली को लेकर आऊंगा, तुम्हें मेरा सारा कर्ज माफ करना होगा, वापिस आने के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। फिर ना चाहते हुए भी उसके बॉस को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो अपनी कार में बैठकर डेली का इंतजार करता है। तभी थोड़ी देर बाद डेली आकर अपनी कार में बैठ जाती है और उस समय उसके साथ एक और आदमी भी था। फिर माइक उन दोनों का पीछा करता है। तभी वे दोनों एक सुनसान सी जगह पर बने हुए एक घर में जाते हैं। उस समय माइक भी छुप छुप कर उनका ही पीछा कर रहा था। अब डेली को किसी और आदमी के साथ देखकर माइक के अरमान चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन तभी उसको गोली चलने की आवाज आती है। फिर वो अपनी गन निकाल लेता है और उस घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन घर के अंदर जाकर उसे कोई भी नहीं मिलता। मिलती है तो डेली की लाश, क्योंकि वो आदमी डेली को गोली मारकर भाग गया था। अब उसकी बॉडी देखकर माइक उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आने लगती है। फिर वो डेली का पर्स चेक करता है जिसमें उसको एक सोने का सिक्का मिलता है और वो वही सिक्का था जो गिल फ्रैंको ने मॉस को दिखाया था। फिर वो डेली का पर्स लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन उस समय झाड़ियों में कोई छुप कर खड़ा था और वो जो भी था माइक के फादर सोनी को बता देता है कि आपके बेटे ने उस लड़की को मार दिया। फिर जब माइक अपने होटल रूम में जाता है
तो अपने बॉस को फोन करके बताता है कि वो लड़की मुझे नहीं मिली, लेकिन मेरे पास उसका फोन है, क्या आप मुझे उसका कोड बताएंगे? फिर उसका बॉस पूछता है डेली का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? माइक कहता है क्योंकि वो अपना फोन बार में भूल गई थी, जल्दी से कोड बताओ ताकि मैं चेक कर सकूं कि वो यहाँ पर आकर किस किस से बात कर रही थी। फिर उसका बॉस कहता है मुझे कैसे पता होगा यार, जासूस तुम हो या मैं हूँ, तुम खुद पता करो। फिर अगले दिन एक औरत एंडी नाम के पुलिस वाले को उस घर में बुलाती है जहाँ पर डेली का मर्डर हुआ था, लेकिन फिलहाल वहाँ पर ना तो कोई लाश पड़ी थी और ना ही उसके कोई सबूत, सारे सबूत वहाँ से मिटा दिए गए थे। फिर वो औरत बताती है कि गोली चलने के बाद मैंने एक आदमी को हाथ में गन पकड़े हुए देखा था। फिर उसके जाते ही एम्बुलेंस आ गई और उस लड़की की लाश को उठा कर ले गई। फिर पुलिस वाला कहता है कि मैं एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाऊंगा, आप उस आदमी का चेहरा बताकर स्केच बनवाने में हमारी हेल्प करना। दूसरी तरफ माइक अपने फादर के पास जाता है और पूछता है कि कल रात जो शूटिंग हुई है उसके बारे में कुछ पता चला? कल एक लड़की को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और किसी भी न्यूज चैनल में कोई खबर नहीं है। फिर उसका बाप कहता है तो क्या तुम ये पता लगाना चाहते हो कि उस लड़की को मारते वक्त तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? ये बात सुनकर माइक कहता है कि आपने मेरा पीछा क्यों करवाया? फिर उसके पापा कहते हैं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और बेटे की फिक्र करना बाप का फर्ज होता है। फिर माइक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और वहाँ से वो जाता है एक बार में। फिर वो डेली की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये लड़की कल रात यहाँ पर आई थी? क्या आप इसको जानते हैं? कल रात इसका खून हो गया। फिर वो बारटेंडर बताता है कि आमतौर पर लड़कियों को उनके बॉयफ्रेंड ही मारते हैं या फिर उनके पति, या फिर वो किसी शादीशुदा के साथ होगी जिसने वादा करके भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा और जब लड़की ने उसको धमकाया तो उसने लड़की का खून कर दिया। तभी उसको टीवी में एक न्यूज सुनाई देती है जिसमें उस आदमी की फोटो लगी थी जो डेली के साथ था। न्यूज एंकर बताती है कि कल रात ये आदमी एक एम्बुलेंस में कहीं जा रहा था, तभी इसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट करने वाले इसको वहीं पर छोड़कर भाग गए, जिसके कारण ये आदमी अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। अब माइक फिर से इंटरनेट कैफे में जाता है और अपने लिए एक बिजनेस कार्ड बनवा कर लाता है। फिर वो उस न्यूज एंकर को पकड़ता है और बताता है कि मैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हूँ, वॉशिंगटन डीसी से, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्यों ना कल हम ब्रेकफास्ट में मिलें। फिर एंकर उससे मिलने के लिए मान जाती है। फिर माइक जाता है अपनी बहन के घर। तभी अगले दिन उसके पास उसकी वाइफ का फोन आता है और वो बताती है कि मेरे सामने इस वक्त गिल फ्रैंको की बोट की तस्वीर है और ये बोट इस वक्त फ्लोरिडा में ही तुम्हारे आसपास होनी चाहिए। फिर माइक कहता है तुम मुझे वो फोटो भेज दो, मैं चेक करके तुम्हें बता दूंगा। दूसरी तरफ जब एंडी अपने पुलिस स्टेशन जाता है तो उसकी कोलीग उसे बताती है कि तुमने जो स्केच बनाने के लिए कहा था वो तैयार है और तुम्हारी टेबल पर पड़ा है। फिर वो पुलिस वाला सीधा माइक के फादर के पास जाता है और पूछता है कि 2 दिन पहले जो शूटिंग हुई थी उसमें आपके बेटे के शामिल होने के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर वो उनको माइक की फोटो दिखाता है, लेकिन वो कहते हैं ये माइक नहीं है। फिर सोनी पूछता है कि क्या तुम्हारे पास माइक के वहां होने का कोई सबूत है? एंडी कहता है मेरे पहुंचने से पहले ही वहां सफाई करवा दी गई थी और मुझको लाश भी नहीं मिली। सोनी कहता है इसका साफ साफ मतलब ये है कि लड़की मरी ही नहीं। फिर एंडी कहता है देखिए सर, आपने मुझे पुलिस में भर्ती करवाया था, मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा और हमेशा वफादार भी रहूंगा, लेकिन एक हद तक, क्योंकि मैं अपने ऊपर उंगलियां उठती हुई नहीं देख सकता। फिर एंडी वहां से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद माइक न्यूज एंकर से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक बड़ी इंटरनेशनल न्यूज दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें एम्बुलेंस की पूरी फुटेज देनी होगी। वो एंकर मान जाती है। तभी जब रात होती है तो एंडी उसी घर में जाता है जहां पर डेली का कत्ल हुआ था। फिर वो उस घर को अच्छे से चेक करता है जो कि पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसको फर्श पर खून की एक बूंद पड़ी मिल ही जाती है। दूसरी तरफ माइक अकेला बैठा उस एम्बुलेंस की फुटेज देख रहा था, लेकिन एम्बुलेंस अंदर से एकदम खाली थी और बिल्कुल साफ, खून के कोई भी निशान नहीं थे। तभी वहां पर उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि पुलिस को पता है तुम वहां पर गए थे, उनके पास तुम्हारा स्केच भी है। फिर माइक बताता है कि वो पहले ही मर चुकी थी। फिर उसके पापा कहते हैं एक बात याद रखना, मेरे इलाके में भूल कर भी कोई गड़बड़ मत करना। फिर जब वो अपने पिता से बहस करने लगता है तो उसके पिता कहते हैं कि अब तुम छोटे नहीं रहे जो हरदम अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर चलोगे। ये फ्लोरिडा है, दुनिया की सबसे बुरी जगह है, यहाँ कोई ट्रैक नहीं है और तुम्हारे पास कंपास भी नहीं है। एंडी गया था वहां पर छानबीन करने के लिए। वो जगह एकदम साफ थी
फिर माइक बताता है कि डेली की बॉडी उस एम्बुलेंस में कभी रखी ही नहीं गई, क्योंकि उन्होंने उसको पहले ही ठिकाने लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने साफ सफाई कर दी। ये जरूर किसी प्रोफेशनल का काम है। फिर वो अपने बॉस के पास फोन करता है और बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर गई और उसको किसी प्रोफेशनल किलर ने मारा है। अब जल्दी से बताओ तुमने उसको मारने के लिए किसको भेजा था। मोस कहता है मैंने उसको नहीं मरवाया, बल्कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ। जरूर तुमने ही उसको मारा होगा। माइक कहता है मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, उसकी वजह से मेरा सारा कर्ज माफ होने वाला था। तभी माइक को अपने रूम का दरवाजा खुला हुआ दिखता है और जब वो अंदर जाकर देखता है तो डेली हाथ में गन पकड़े हुए उसके ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसका मतलब डेली मरी नहीं, जिंदा थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। कहानी है 5 दिन पहले की, जब डेली वहां से भागकर फ्लोरिडा आई तो साथ में माल भी लेकर आई थी, इसलिए वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर माइक पर पड़ती है और उसको देखकर डेली को घबराहट हो जाती है। फिर रात को वो एक बार में जाती है और दारू पीने के लिए बैठ जाती है। उसके साथ वाली टेबल पर एक EMT डॉक्टर भी बैठा हुआ था, जिसका नाम था जेसन। फिर डेली उसके साथ बातें करके उसको अपनी बातों में उलझा लेती है और पैसों के बदले अपना एक काम करने को कहती है। फिर वो जेसन को कहकर हॉस्पिटल से कुछ सामान चोरी करवाती है और जानबूझकर माइक के सामने जेसन के साथ अपनी कार में बैठकर जंगल में बने एक घर में चली जाती है। फिर घर के अंदर जाकर जेसन उसके ऊपर लाल रंग डालता है और एक हार्ट बीट स्लो करने वाला इंजेक्शन भी लगा देता है ताकि सब लोग इसको मरा हुआ समझें। फिर बेहोश होने से पहले वो जेसन को समझाती है कि सिर्फ 2 गोली चलाना और जैसे ही वो अंदर आता दिखे यहाँ से भागकर एम्बुलेंस का सायरन ऑन कर देना। फिर पुलिस के आने से पहले तुम मुझे यहाँ से ले जाना। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होता है, लेकिन जब जेसन डेली को एम्बुलेंस में ले जा रहा था तो गलती से एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब डेली होश में आने के बाद एम्बुलेंस से निकलकर बाहर आती है तो देखती है कि एम्बुलेंस की टक्कर पुलिस की कार से ही हुई है, लेकिन कार के अंदर पुलिस नहीं थी, बल्कि कोई मुजरिम पुलिस की कार चुराकर भाग रहा था। फिर वो एम्बुलेंस में से जेसन को भी निकालकर साइड में लेटा देता है और खुद एम्बुलेंस लेकर वहां से भाग जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। माइक जब डेली को अपने रूम में लेटा हुआ देखता है तो उसको बहुत खुशी होती है। फिर वो कहता है कि खुद को मुर्दा साबित करने में काफी मेहनत की है तुमने, बोलो यहाँ क्यों आई हो। फिर डेली कहती है जब मैं मरने की एक्टिंग कर रही थी तो कोई कमीना मेरा पर्स उठाकर ले गया, अब मैं बिना पैसों के क्या करती। अब मेरा इस अजनबी जगह सिर्फ एक ही दोस्त है और वो हो तुम। क्या तुम्हें मुझे जिंदा देखकर खुशी नहीं हुई। माइक कहता है हुई, लेकिन ज्यादा नहीं। फिर वो अचानक से डेली की गन छीन लेता है। तभी उसके पास उसके बॉस का फोन आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे जिंदा होने की खबर सुनकर बॉस को बहुत खुशी होगी। फिर डेली कहती है प्लीज तुम उसको कुछ मत बताना, वरना मैं सच में मर जाऊंगी। फिर जब वो फोन उठाता है तो उसका बॉस पूछता है क्या डेली सच में मर गई। माइक कहता है हाँ, वो सच में मर गई। फिर उसका बॉस कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जल्दी वापस आ जाओ। फिर माइक कहता है नहीं, हमारे बीच में डील हुई थी कि अगर मैंने डेली को ढूंढ लिया तो उसके बाद मैं आजाद हूँ। फिर उसका बॉस कहता है तुम जानते हो ना, मेरे तालाब के लिए एक आदमी मुझे मछलियां बेचने के लिए आता है और अगर वो मुझे मरी हुई मछली दे तो क्या मैं उसे पैसे दूंगा, इसलिए जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंच जाओ। फिर वो रूम के अंदर जाता है और डेली को कहता है कि अगर तुम कहीं जाना चाहती हो तो चली जाओ। लेकिन फिर डेली उसको गोल्ड का एक कॉइन दिखाती है और बताती है कि ये कॉइन गिल फ्रैंको का है। वो मोस को बता रहा था कि सेंट्रल फ्लोरिडा में एक जहाज डूब गया था जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे और ये सिक्का मैंने वहीं से चुराया है। मैं जानता हूँ वो इस वक्त कहाँ है। वो खजाना करीब $100 करोड़ का होगा। मोस को तो उस पर विश्वास ही नहीं था, लेकिन मुझे उसकी बातों पर विश्वास है। फिर मैं यहाँ पर आई ताकि मैं गिल की बोट ढूंढ सकूं, क्योंकि अगर हमें उसकी बोट मिल गई तो हमें सोने के सिक्कों का कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। फिर माइक कहता है मुझे भी उसकी बोट चेक करनी है अपने किसी दोस्त के लिए, हम वहां जरूर चलेंगे। अगर हमें वहां कुछ नहीं मिला तो तुम कोई दूसरा प्लान बना लेना। फिर डेली कहती है आज रात मैं यहीं पर सोऊंगी क्योंकि दूसरा रूम लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन माइक कहता है मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, मस्ती करने के लिए नहीं। फिर डेली कहती है तुम पहले भी 2 बार तालाब में डुबकी लगा चुके हो, अब तीसरी बार लगाओगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। फिर माइक डेली की प्यार की गहराइयों में डूब जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक चोर मॉल के अंदर लूटपाट करता है और फिर सेल्समैन को गोली मार देता है। फिर वो पुलिस से बचकर भागता हुआ मारा मारा फिर रहा था और उस गन को तालाब में फेंक देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गन मगरमच्छ के ऊपर गिर जाती है
अब ये किसके हाथ लगेगी, ये हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन माइक की वाइफ की सीनियर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें गिल फ्रैंको के कातिल के बारे में कुछ पता चला। आयरिस बताती है कि मॉस के पास उसका गवाह है, उसकी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में वो दिखा भी था। फिलहाल उसकी गर्लफ्रेंड फ्लोरिडा में है, मैं जल्दी ही पता लगा लूंगी। तभी हम देखते हैं एक लड़का मछली पकड़ने के लिए तालाब के किनारे जाता है, लेकिन उसको वहां पर मगरमच्छ के पास एक गन पड़ी हुई मिलती है। अब ये लड़का उस गन को कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर उठा ही लेगा। दूसरी तरफ माइक डेली के साथ बीच पर सैर सपाटे कर रहा था। फिर जब वो बीच से बाहर आता है तो उसको ऑफिसर एंडी मिलता है। ऑफिसर पूछता है कि परसों रात तुम कहाँ थे। माइक कहता है यहीं बस अपने रूम में। फिर ऑफिसर पूछता है अगर मैं देखना चाहूँ तो वो सिक्योरिटी कैमरा क्या कहानी सुनाएगा। माइक कहता है एक दर्द भरी कहानी सुनाएगा, और वो भी खुद की, क्योंकि उसकी तार टूटी हुई है। फिर ऑफिसर कहता है कि जिस हुलिये की लड़की तुम ढूंढ रहे थे, बिल्कुल वैसी ही लड़की एक घर से मरी हुई हालत में बाहर लाई गई। लेकिन तभी वहां पर डेली आ जाती है और बेचारे ऑफिसर का सवाल अधूरा ही रह जाता है। फिर माइक और डेली वहां से चले जाते हैं। तभी होटल की मालकिन अपने हस्बैंड को बताती है कि जितना जल्दी हो सके माइक को यहाँ से निकालो, क्योंकि कल रात ये किसी मरी हुई लड़की के बारे में बात कर रहा था और आज पुलिस भी यहाँ आकर उससे पूछताछ कर रही थी। फिर उसका हस्बैंड कहता है वो मुंह मांगे पैसे दे रहा है, इसलिए हमें अपनी कमाई से मतलब रखना चाहिए। फिर उसकी वाइफ कहती है दाल में जरूर कुछ काला है और मैं ये पता लगा कर रहूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन कैचर अपने लिए एक गन लेने जाता है, लेकिन गन हाउस का ओनर कहता है गन तो मिल जाएगी, लेकिन आपके पोस्टल एड्रेस पर पहुंचाई जाएगी, हम आपको अभी यहीं पर डिलीवरी नहीं दे सकते। फिर वो कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, क्या तुम मुझे अब भी गन नहीं दोगे। और उसके मुंह से पुलिस का नाम सुनते ही सब लोग अपनी अपनी गन नीचे छुपाने लगते हैं। फिर गन हाउस का ओनर कहता है आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करता। फिर जब जॉन वहां से बाहर जाने लगता है तो उसको वही लड़का मिलता है और कहता है मेरे पास एक गन है, आप चाहो तो वो ले सकते हैं, मुझे कहीं पर पड़ी हुई मिली थी। अब जॉन को और क्या चाहिए था, कम रुपयों में 2 नंबर की एक गन जो मिल गई थी। दूसरी तरफ माइक और डेली गिल फ्रैंको की बोट की तलाशी ले रहे थे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर जॉन कहता है अक्सर लोग अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल ही देते हैं। फिर वो पार्किंग वाले के पास जाता है और कहता है कि मैं गिल फ्रैंको का भाई हूँ, मुझे उसकी बोट की चाबी चाहिए। जब वो सिक्योरिटी गार्ड चाबी नहीं देता तो जॉन उसके बाल नोच लेता है। फिर वो गार्ड चाबी देने के लिए मान जाता है। माइक कहता है किसी को भी मत बताना, मैं यहाँ पर आया था। फिर वो चाबी लेकर डेली के पास जाता है और बताता है कि ये बिल्कुल कार के ही जैसे चलती है, सीधे जाओगे तो अमेरिका आएगा, राइट जाओगी तो कनाडा आएगा। अब तुम यहाँ से जाओ क्योंकि मुझे अपने बॉस के पास जाना है। लेकिन डेली कहती है तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जॉन कहता है क्यों, पहले भी तो तुम मुझे छोड़कर फ्लोरिडा भाग आई थी, अब भी चली जाओ। फिर डेली कहती है मैं नहीं जाऊंगी और खजाना लिए बिना तो बिल्कुल भी नहीं। फिर माइक अपने बॉस के पास फोन करता है और कहता है कि कोई तो है जो तुमको ये बताना चाहता है कि वो तुमसे नहीं डरता, इसलिए उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी मार डाला। मॉस कहता है उन हरामियों की मौत तो पक्की है, अब तुम उनको ढूंढो और उनको ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। फिर माइक कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा सारा कर्ज माफ करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन कैचर अपनी फैमिली के साथ कार में डिज्नी वर्ल्ड जा रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे पुलिस लग जाती है। फिर वो गाड़ी को साइड में रोक लेता है। तभी वहां पर एक ऑफिसर आता है और कहता है मुझे अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाओ। फिर जॉन उसको अपना लाइसेंस और कार्ड दिखाता है। जब पुलिस ऑफिसर कार के पेपर्स मांगता है तो पेपर्स ढूंढते वक्त उसको कार में एक गन दिख जाती है और वो इलीगल गन जॉन को जेल में पहुंचा देती है। फिर कुछ देर बाद उसकी वाइफ उससे मिलने आती है। जॉन कहता है मुझे नहीं पता था कि उस गन से एक मर्डर भी हुआ है, वरना मैं उसको क्यों खरीदता। तभी फोन में आवाज आनी बंद हो जाती है और फिर जॉन स्पीकर ऑन कर देता है। उसकी वाइफ कहती है ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुम एक इज्जतदार पुलिस वाले हो, तुमने बहुत सारे मुजरिमों को अंदर डाला है। और ये बात सुनते ही उसके पास बैठे मुजरिम उसको घूरने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं आयरिस माइक के पास कॉल करती है और पूछती है क्या तुम डेली को जानते हो। माइक कहता है हाँ, वो मेरे बॉस की गर्लफ्रेंड है। फिर वो पूछती है क्या बर्थडे वाली रात वो तुम्हारे बॉस के साथ थी। जॉन कहता है हाँ, उसी के साथ थी। फिर आयरिस पूछती है तुम्हें अपने बॉस के कितने रुपए देने हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे टुकड़े होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन माइक कहता है मुझे जल्दी है, मुझे कहीं जाना है, बाद में आके बात करता हूँ। इतने में डेली उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसकी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ था और फिर वो झाड़ियों में अपना सामान चेक करने लगती है। तभी उसे वहां पर एक पेन ड्राइव मिलती है जिसको वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी।
इतने में माइक अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। फिर वो उसको कहता है कि तुम्हारे हॉस्पिटल में एक जेसन नाम का पेशेंट है जिसका एम्बुलेंस के अंदर एक्सीडेंट हो गया था, मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए। फिलहाल वो कोमा में है और वो जानता है कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था वो कहाँ है। उसकी बहन कहती है अगर वो कोमा से बाहर नहीं आया तो क्या करना है। माइक कहता है तो मैं वापस चला जाऊंगा और अपने बॉस को कह दूंगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कातिल मर चुका है। दूसरी तरफ आयरिस की बॉस उसको अपने कैबिन में बुलाती है और डैनी से मिलवाती है। डैनी बताता है कि जब से मोस के पिता की डेथ हुई है तब से वो कोई भी जुर्म खुद नहीं करता बल्कि अपने आदमियों से करवाता है और इस वक्त उसका खास आदमी है माइक वैलेंटाइन। ये नाम सुनकर आयरिस कहती है ये तो बकवास है, माइक किसी की भी जान नहीं ले सकता। फिर जब वो बहस करने लगती है तो उसकी सीनियर कहती है अब तुम इस केस से बाहर हो और फिर आयरिस गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी हम मॉस को देखते हैं। इस समय वो अपने खास आदमी रॉकी के साथ अपनी गर्लफ्रेंड का फ्यूनरल प्लान कर रहा था। रॉकी कहता है जब उसकी लाश ही नहीं मिली तो फ्यूनरल किस बात का, लेकिन मॉस कहता है जैसे मैंने मेरे डैड के लिए फ्यूनरल रखा था वैसे ही मैं डैली के लिए भी रखूंगा। सबकी माँ की आंख, सभी को आना पड़ेगा, बस तुम घर सजाने की तैयारी करो। फिर जब वो अपनी तिजोरी खोलता है तो देखता है कि उसकी तिजोरी में से उसकी पेन ड्राइव और कुछ पैसे गायब हैं और ये सब देखकर वो गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ माइक अपनी फैमिली के साथ बैठा बातें कर रहा था। फिर जब वो वहां से जाने लगता है और पीछे पीछे उसके पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं जानता हूँ बेवजह तो तुम यहाँ नहीं आओगे। लेकिन माइक ये कहकर वहां से चला जाता है कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर वो गिल फ्रैंको के ट्रक को ढूंढने के लिए जाता है और वहां बैठे एक आदमी से पूछता है कि कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर एक ट्रक पार्क करके गया था, कहाँ गया वो। फिर वो आदमी कहता है शायद वो नो पार्किंग में होगा, इसीलिए उसको टो करके ले गए होंगे। फिर वो वहां पर लगे बोर्ड से टो कंपनी का एड्रेस देखता है और सीधा ही वहां पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे एक तालाब दिखता है और फिर वो खुश हो जाता है और डैली के पास फोन करके बताता है कि मुझे ट्रक मिल गया है। फिर डैली कहती है मैं इस समय खाना खाने आई हूँ, वापिस आकर सेलिब्रेट करते हैं। उस समय डैली माइक के पिता के पास बैठी थी। अब ये दोनों क्या खिचड़ी पका रहे थे ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं टीवी में एक न्यूज आ रही थी कि एक शख्स ने जेल के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की क्योंकि वो शख्स एक ज्वेलरी शॉप लूटने के जुर्म में जमानत पर बाहर था। उसे जेल में जब्त अपना मोबाइल फोन चाहिए था क्योंकि उसके फोन में उसकी अगली चोरी का प्लान था, लेकिन बेचारा पकड़ा गया। अब एक बात किसी को भी नहीं पता थी कि जिस रास्ते से वो चोर अंदर आया था जॉन कैचर उसी रास्ते से भागकर बाहर चला गया। अब कहानी जाती है पिछली रात में। डैली माइक का फोन आने से पहले उसके पिता के साथ थी और फिर वो उनको सोने का सिक्का देकर कहती है इसके बदले जो भी वाइन आए मुझे पिला दो। सोनी कहता है इसके बदले यहाँ पर पड़ी सारी शराब मिल जाएगी, कहाँ से मिला ये तुम्हें। डैली कहती है ऐसे और भी हैं लेकिन पता नहीं कहाँ है, यही जानने के लिए तो आपके पास आई हूँ क्योंकि माइक ने बताया था कि उसके पापा बहुत ही टैलेंटेड हैं। सोनी कहता है तो मेरे बेटे को लगता है कि मैं चीजें हासिल करने में माहिर हूँ, कितना माल बनने की संभावना है इसमें। डैली कहती है करोड़ों रुपए। तभी उसके पास माइक का फोन आता है और वो बताता है कि पता चल गया सोने के सिक्कों वाला ट्रक कहाँ पर है। फिर फोन काटने के बाद वो सोनी को बताती है कि माइक को पता चल गया है कि ट्रक कहाँ है। फिर सोनी उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देता है और कहता है कि अगर तुम दोनों को मेरी जरूरत पड़े तो इस नंबर पर फोन कर देना। फिर जब वो माइक के पास जाती है तो माइक बताता है कि मेरा अनुमान है वो सिंक होल 70 फुट गहरा होगा। फिर डैली कहती है मुझे डाइविंग नहीं आती और ना ही मैं ज्यादा वजन उठा पाऊंगी, इसलिए हमें और भी बंदों की जरूरत पड़ेगी। माइक कहता है मेरे पास और बंदे नहीं हैं। फिर डैली कहती है तो सही तुम्हारे पापा, लेकिन अपने पापा का नाम सुनकर माइक कहता है उनको इस प्लान के बारे में बताना भी मत, वरना वो सारा माल ले लेंगे और हमें फूटी कोड़ी नहीं देंगे। फिर डैली कहती है ठीक है नहीं बताऊंगी और वो ये बात छुपा लेती है कि उसने माइक के पापा को पहले से ही सब कुछ बता दिया था। फिर अगले दिन सुबह माइक तैयार होकर बाहर जाने लगता है। फिर पूछने पर वो बताता है कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ के पास जा रहा हूँ, ये पता करने के लिए उस सिंक होल को कब बंद किया जाएगा। दरअसल वो सिंक होल पर सर्वे का काम करते हैं। तभी माइक के फोन पर उसके बॉस का फोन आता है और डैली जबरदस्ती उसका स्पीकर ऑन कर देती है। मॉस पूछता है जब डैली की लाश मिली तो क्या उसके पास कुछ और भी था, क्योंकि जाते वक्त वो कुछ पैसे लेकर गई थी और कंप्यूटर में लगाने वाली एक चीज भी। माइक कहता है क्या उसके पास तुम्हारी तिजोरी का पासवर्ड था? जरूर तुम्हारा पासवर्ड मूवी ज्ञान होगा, इतना आसान पासवर्ड। फिर मॉस कहता है बकवास बंद करो और जाकर उसका सामान चेक करो, फिर तुम मुझे 2 बजे के बाद फोन करना। अभी मैं कैटरिंग के सैंपल चेक करने जा रहा हूँ क्योंकि कल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की याद में एक मेमोरियल रखा है
और कितना बेवकूफ हूं मैंने एक निकम्मे को अपनी गर्लफ्रेंड के कातिल को ढूंढने भेजा है और अब तक उसको कुछ भी पता नहीं चला। फिर माइक डेली से पूछता है कि वो कंप्यूटर में लगाने वाली चीज क्या थी। डेली कहती है मुझे नहीं पता। फिर माइक वहां से सीधा मरीन ड्राइव के ऑफिस में जाता है। उस समय उसके पापा उस पर नजर रखे हुए थे। तभी अचानक से माइक वहां पर आता है और अपने पापा की कार का टायर पंचर कर देता है और पूछता है क्या आप मेरा पीछा कर रहे थे। सोनी कहता है नहीं, भला मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा। फिर वो कार से बाहर आते हैं और कहते हैं तुम जो काम करने जा रहे हो वो तुम्हारे बस का नहीं है, इसलिए तुम्हारी जगह अब वो काम मैं करूंगा और बदले में 90% मेरा और 10% तुम्हारा। माइक कहता है आप कितने दरिया दिल हैं, आपने सीधा ही 10% दे दिया। फिर सोनी कहता है ये 10% भी उस लड़की को मुर्दा साबित करने के लिए काफी है। मेरे पुलिस वाले दोस्त ने उस लड़की को तुम्हारे होटल में देखा था। ये देखो उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसकी याद में एक शोक सभा रख रहा है। अब बताओ क्या ये 10% कम है। फिर माइक ये कहकर वहां से चला जाता है कि आप एक क्रिमिनल हैं। अब डेली के शोक सभा वाली न्यूज आयरिस भी पढ़ लेती है। फिर वो अपने कोलीग के पास जाती है और उसको कहती है कि मुझे वहां पर जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है अब ये केस तुम्हारा नहीं है, तुम रहने दो। अगले सीन में हम देखते हैं माइक अपने जीजा के पास जाता है और पूछता है कि उस सिंक होल का क्या करोगे और अगर आप उसको बंद करोगे तो उसके अंदर का सामान कहाँ जाएगा। फिर उसके जीजा बताते हैं कि अंदर का सामान कंक्रीट के नीचे ही दब जाएगा। फिर माइक पूछता है कि क्या रात को वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। तभी उसके जीजा बताते हैं कि सिक्योरिटी के नाम पर बस एक गार्ड है और वो भी चर्च की रखवाली करता है। फिर वो जाता है ठेकेदार के पास और कहता है कि मुझे एक आदमी चाहिए जो 1 घंटे के लिए क्रेन को ऑपरेट कर सके, बदले में उसको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। फिर ठेकेदार कहता है कि क्रेन तो मुझे भी चलानी आती है, लेकिन बदले में $1000 लूंगा। दूसरी तरफ डेली के फ्यूनरल की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। फिर मॉस का खास आदमी रॉकी उसके पास आता है और पूछता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि डेली की मौत कैसे हुई तो मैं क्या जवाब दूं। मॉस कहता है बोल देना कि बॉस ने उसको नई BMW दी थी और वो उस कार में घूमने के लिए फ्लोरिडा गई, जहां साल में हजारों मर्डर होते हैं और वो भी वहां पर मारी गई। फिर रात को जब माइक डेली को लेकर तालाब के पास जाने लगता है तो देखता है वहां पर उसके पापा और उनके साथ 2 साथी पहले से ही मौजूद थे। फिर डेली के पूछने पर वो बताता है कि बीच वाले मेरे पापा हैं और बाकी दोनों उनके कोलीग। मेरे पापा ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उनको इस काम में शामिल नहीं किया तो वो तुम्हारे जिंदा होने की खबर मॉस को बता देंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर माइक उनके पास जाता है और कहता है कान खोलकर एक बात सुन लो, ये मेरा मिशन है, इसलिए सब लोग मेरी बात मानेंगे। फिर उसके पापा कहते हैं हम 5 लोग हैं, इसके लिए हिस्से भी 5 होंगे। माइक कहता है मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं है, इनको घर भेज दो। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि इसमें कानूनी खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब सरकार को खजाने के बारे में पता चलेगा तो सरकार उस पर अपना दावा ठोक देगी। उसकी बात सुनकर माइक मान जाता है, क्योंकि वो भी साला इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था। फिर माइक कहता है कि मैं अपने साथ स्कूबा डाइविंग वाले कपड़े लेकर आया हूँ, लेकिन इतने में डॉन पानी में छलांग लगा देता है और देखता है कि पानी के अंदर एक लाल रंग की पोर्शे कार खड़ी है, जो कि उसका बचपन का सपना थी। तभी पानी के बाहर डेली कहती है कि सब लोग मेरी बात सुनो, माल के 2 हिस्से होंगे, आधा मेरा और माइक का और आधा तुम तीनों का, और आगे से ये धमकी वगैरह मत देना, क्योंकि हम सब में से कोई भी एक दूसरे का प्लान एक झटके में बिगाड़ सकता है। तभी डॉन पानी से बाहर आता है और कहता है पानी में जाकर तो मजा ही आ गया। पानी के अंदर एक लाल रंग की पोर्शे कार खड़ी है और साइड में एक पीले रंग का रेंटल ट्रक भी। अब जब ये फाइनल हो ही गया था कि वो सब मिलकर काम करेंगे तो माइक और डेली कार के अंदर आकर बैठ जाते हैं। फिर माइक पूछता है कि मेरे पापा को कैसे पता चला कि पानी के अंदर सोना है, जबकि मैंने तो सोने का जिक्र भी नहीं किया। फिर डेली कहती है सॉरी, जब तुम्हारा फोन आया तो मैं पहले ही उनको सब कुछ बता चुकी थी। माइक कहता है अब तुम्हारी वजह से मुझे अपने डैड को भी सोना देना पड़ेगा। फिर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और डेली कार से उतरकर जाने लगती है। फिर जब माइक उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बाप बेटा के भूतियापे में नहीं पड़ना, और हाँ, जब तुम्हें सोना बेचकर पैसे मिल जाए तो पहले अपने दिमाग का इलाज करवा लेना, क्योंकि तुम एकदम मेंटल आदमी हो। फिर वो सभी एक होटल में बैठकर अपने आगे की प्लानिंग करते हैं। माइक कहता है मैं कल ही ये काम खत्म करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। तालाब के साइड में एक क्रेन भी खड़ी है, जीजू का एक दोस्त उस क्रेन को ऑपरेट करेगा। फिर हम ट्रक के एक्सल में एक चेन बांधेंगे और फिर वो उसको बाहर निकाल लेगा। फिर उसके पापा कहते हैं अब तुमने इस प्लान में एक और आदमी शामिल कर लिया। माइक कहता है नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता। फिर सोनी पूछता है जब ट्रक को पानी से बाहर निकालोगे तो उसको कहां ले जाकर सोना निकालोगे। फिर विलियम कहता है कि मैं अपने कजन का टो ट्रक लेकर आऊंगा।
तुम लोग बस उस सिक्योरिटी गार्ड को संभाल लेना। फिर सोनी कहता है कि अब हम में से ही कोई एक सिक्योरिटी गार्ड को संभाल लेना, क्योंकि हमें इस काम के लिए जितना ज्यादा समय मिलेगा उतना ही बेहतर है। फिर डेली उन दोनों बाप बेटा के झगड़े से परेशान होकर उठकर बाहर चली जाती है। फिर बाहर जाकर वो विलियम के साथ कार में बैठ जाती है। तभी बातों बातों में विलियम बताता है कि माइक की एक वाइफ भी है, जिसका माइक के साथ डिवोर्स होने वाला है और वो पुलिस में है। फिर ये बात जानने के बाद जब वो होटल रूम में जाती है तो माइक से ठीक ढंग से बात भी नहीं करती। फिर डेली रूम में से अपना सारा सामान उठाती है और वहां से जाने लगती है। माइक पूछता है कहाँ जा रही हो। डेली कहती है अपनी पुलिस वाली बीवी से क्यों नहीं पूछ लेते। फिर वो साथ वाला रूम ओपन करती है और अपना सामान लेकर उसमें चली जाती है। नेक्स्ट डे मॉस ने डेली की याद में एक मेमोरियल रखा हुआ था। शहर के बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होने के लिए आते हैं। उस समय माइक की वाइफ आयरिस भी वहां पर आई हुई थी। फिर उसकी मुलाकात रॉकी से होती है और रॉकी पूछता है कि तुम डेली को कैसे जानती हो। आयरिस बताती है कि वो मेरी हाई स्कूल की फ्रेंड थी। जब मैंने न्यूज़पेपर में उसके मरने की खबर सुनी तो मुझे पता चला कि वो यहीं रहती है। बाय द वे उसकी मौत कैसे हुई। फिर रॉकी बताता है कि मेरे बॉस ने उसको नई BMW कार दी और फिर वो उसको लेकर फ्लोरिडा में घूमने चली गई। फिर वहाँ उसके साथ वही हुआ जो ज्यादातर BMW वालों के साथ होता है। मेरा बॉस उसका जिम्मेदार खुद को मानता है। वो सोचता है कि अगर मैं माइक को उसको ढूंढने के लिए जल्दी भेज देता तो शायद वो जिंदा होती। फिर आयरिस ये बात जाकर अपने बॉस को बताती है और कहती है कि मुझे फ्लोरिडा जाना है। मुझे बस पता लगाना है कि क्या माइक भी इसमें शामिल है। अगर हुआ तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगी। फिर उसकी बॉस कहती है ऐसा करना आसान नहीं है, ये काम बहुत मुश्किल है। लेकिन आयरिस कहती है नहीं मैम, मैं कर लूंगी, क्योंकि अब तो वो मेरा पति भी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं मॉस से मिलने के लिए उसकी बहन आती है। उसकी बहन गवर्नर ऑफिस में काम करती है। फिर वो बताती है कि आज तुम्हारी पार्टी में एक पुलिस वाली भी आई थी और वो टास्क फोर्स में है और तुम्हारी ही छानबीन कर रही है। ये बात सुनकर मॉस के रंग उड़ जाते हैं। फिर उसकी बहन कहती है अगर तुम्हारी जगह डैड होते तो वो उसे कभी भी अंदर नहीं आने देते। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरी गवर्नर के साथ मीटिंग है। अब रात हो जाती है और माइक अपनी टीम के साथ तालाब के पास पहुंच जाता है। फिर वो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब उन्हें सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाना था। फिर डेली वहां पर जाती है और मरने की कोशिश करती है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और मरने से रोकता है। गार्ड कहता है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप यहाँ नहीं आ सकती, प्लीज आप वापस जाइए। फिर वो कहता है अगर तुम मेरे साथ अंदर चलोगी तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुकीज दूंगा। कुकीज का नाम सुनकर डेली मान जाती है, जैसे छोटे बच्चे मान जाते हैं। फिर डॉन कहता है गार्ड अंदर चला गया। फिर उसके जाते ही सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी माइक ठेकेदार को मैसेज करता है काम पर आ जाओ। फिर वे दोनों बाप बेटा स्कूबा डाइविंग वाले सूट पहनकर एक मोटी सी चैन लेकर पानी में उतर जाते हैं। पानी में उतरने के बाद वे दोनों और गहराई में जाते हैं। इतने में ठेकेदार भी वहां पर पहुंच जाता है और डॉन को कहता है कि मेरे पास मैसेज आया था, काम शुरू हो गया है। उस समय वो सिक्योरिटी गार्ड डेली को समझाने की कोशिश कर रहा था कि खुदकुशी कायर लोग करते हैं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतने में वे दोनों बाप बेटा तालाब के और गहराई में पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर उनको वो पीला ट्रक दिख जाता है। तभी तालाब के बाहर ठेकेदार क्रेन के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी जब वो ठेकेदार क्रेन के ऊपर चढ़ने लगता है तो डॉन कहता है पानी के नीचे एक पोर्श कार भी खड़ी है, सोना हाथ आते ही मैं सबसे पहले वैसी ही एक पोर्श कार खरीदूंगा। अब सोने का नाम सुनकर उस आदमी की आंखें खुल जाती है और वो पूछता है कैसा सोना। तभी चर्च के अंदर सिक्योरिटी गार्ड कहता है तुम रुको, मैं एक बार बाहर राउंड लगा कर आता हूँ। फिर जब वो बाहर जाने लगता है तो डेली कहती है जाने से पहले मुझे वो कुकीज तो दे दो। फिर गार्ड उसके लिए कुकीज लेने चला जाता है। फिर मौके का फायदा उठाकर डेली मैसेज करके पूछती है कि क्या काम खत्म हुआ, लेकिन माइक तो अपने फादर के साथ उस समय पानी में ही था। तभी डेली को किसी बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है और वो जाकर उस कमरे के अंदर झांकने लगती है जहां से वो आवाज आई थी। दूसरी तरफ पानी के अंदर माइक ट्रक को बांधने के लिए जब जंजीर खींचता है तो वो सारी की सारी जंजीर पानी में ही आकर गिर जाती है और तभी वहां पर ठेकेदार की भी लाश तैरती हुई आ जाती है, जिसके माथे में गोली लगी थी। अब बाहर क्या हुआ था और इसको किसने मारा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या गार्ड ने ही इसको गोली मारी थी या फिर कुछ और ही मामला था। डेली जो कि उस गार्ड के साथ अकेली थी, उसके साथ क्या हुआ और उसने किसके रोने की आवाज सुनी थी, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलेंगे इसके पार्ट बी के साथ। टिल देन बाय बाय।